जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी इस वीडियो में हैं वो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे इसमें साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अक्ष के समांतर चलने वाले सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, अब इसमें से जो भी ये प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वे अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर जाएगी, तो इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब हो गया कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या है। देखो, लेंस की क्षमता क्या है। जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है तब प्रकाश किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। यह इसी की हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की मात्रा लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि कोई भी अगर हमारे पास लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो इनके द्वारा जो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है, ये इसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। इनको मोड़ने या एक जगह केंद्रित करने या फैलाने की मात्रा को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये 1 नंबर का बार बार पूछा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वर्णन कीजिए। देखो, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराती है तब ये सूक्ष्म कण अर्थात गैस के अणु प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करता है। तब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि वायुमंडल में जो हमारे पास कण हैं बहुत सारे, इनके ऊपर जब ये प्रकाश की किरणें आकर गिरती है तो इनके द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। अर्थात नीला प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ, जिसके कारण हमको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक तो निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, और इनमें से एग्जाम में हर बार एक जरूर पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो देखते हैं हम निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किसे कहते हैं। तो देखो, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसे स्पष्ट दृष्टि अनंत ना होकर कोई निकट बिंदु होता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अगर यह दोष होगा तो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, परंतु पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तु का साफ ना दिखाई देना ही ये जो रोग है निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। अच्छा, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं निकट दृष्टि दोष होने के। एक तो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी ये नेत्र गोलक है, ये पीछे से थोड़ा ऐसे लंबा हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो ये वक्रता त्रिज्या है ये बढ़ जाती है और ये इसकी दूरी भी बढ़ जाती है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, जो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जो भी हमारी नेत्र की संरचना है उसमें जो हमारे पास लेंस होता है बीच में यहाँ पर, ये हो सकता है कि मोटा हो जाए।
मोटा होगा तो मोटा होने के कारण इसकी जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये लंबा होगा तो लंबा होने के कारण देखो इसका जो गोला है वो बढ़ जाएगा, और गोला बढ़ेगा तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी और वक्रता त्रिज्या भी बढ़ेगी। लेकिन जब ये जो हमारे पास लेंस है, अगर ये मोटा हो जाएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। अब है निकटदर्शी दोष के उपचार। तो इसका क्या उपाय किया जा सकता है? इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है वह अवतल लेंस या अपसारी लेंस होता है। तो ध्यान रखना, निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? अवतल लेंस या अपसारी लेंस। फिर है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? देखो, दूरदृष्टि दोष किसे कहेंगे? जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इसमें दृष्टि का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर थोड़ा दूर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी है वो अधिकतर बड़े बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो जो पास की वस्तुएं हैं उनको वो देख नहीं पाता, या फिर जैसे कोई अखबार वगैरह उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाता, उनको वो दूर करना पड़ता है। तो इस तरीके का जो रोग है वो दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब है दूरदृष्टि दोष के कारण। अच्छा, ये क्यों होता है वो देखते हैं। कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। अब देखो, इसमें उल्टा हो जाएगा। जो नेत्र गोलक है, जैसे नेत्र गोलक का अगर साइज हमारे पास इतना है तो हो सकता है ये थोड़ा कम हो जाए। अब देखो, अगर ये कम होगा तो हमारे पास इसकी जो वक्रता त्रिज्या वो कम हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। या फिर इसका सेकंड कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब हो सकता है जो नेत्र लेंस है वो अधिक पतला हो जाए, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब देखो है हमारे पास अगला कि दूरदृष्टि दोष के उपचार। ये इनको दूर कैसे किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसका उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का होता है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष जो है उसके निवारण के लिए तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष जो है उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखो, अगला क्वेश्चन है, जूल के ऊष्मीय नियम को लिखो। जूल का तापन नियम या ऊष्मीय नियम, तो देखो किसे कहते हैं? ये एक इक्वेशन होती है हमारे पास, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आई है विद्युत धारा, आर है प्रतिरोध और टी है टाइम। अब देखो कैसे कैसे निर्भर करते हैं। तो पहला इसमें, यदि किसी चालक में प्रतिरोध एवं समय को नियत रखा जाए तब उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिणाम विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो देखो इसका मतलब है H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर हमारे पास तापमान T और प्रतिरोध R अगर स्थिर रहे तो ये H का मान है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। फिर है सेकंड कंडीशन, यदि किसी चालक के समय एवं प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा को नियत रखा जाए तब उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम प्रतिरोध के समानुपाती होगा। इसका मतलब है H बराबर आई स्क्वायर आर टी में अगर हमारे पास धारा का मान I और समय t अगर समान रहे तो H का जो मान है वो प्रतिरोध R के हमारे पास समानुपाती होगा। लास्ट है, यदि किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित विद्युत धारा को नियत रखा जाए तो उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होगा। तो इसका मतलब है H बराबर आई स्क्वायर आर टी में अगर विद्युत धारा I का मान फिक्स रहे और प्रतिरोध R का मान अगर नियत रहे तो ये जो H का मान है वो सीधे ही इसमें समय के समानुपाती होगा। अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसमें ऊष्मा का मान भी बढ़ता चला जाएगा चालक के अंदर। अभी चाय का टाइम हो गया, आप लोगों को पीना हो तो आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है।
जो प्रतिरोध R है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो देखो सबसे पहले है कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, तार की लंबाई पर। तो ये जो प्रतिरोध R है वो सीधे लंबाई पर निर्भर करेगा। हमने मान लिया चालक की लंबाई अगर L है तो ये होता है R समानुपाती L। इसका मतलब है जैसे जैसे अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें प्रतिरोध R का मान बढ़ता चला जाएगा। तो किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। फिर 2 नंबर पर देखते हैं और किस पर निर्भर करेगा, तार की मोटाई पर। तार की मोटाई, तो देखो तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है प्रतिरोध R जो है वो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/A। तो इसका मतलब है अगर हम किसी चालक की मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब उसमें रुकावट कम हो जाएगी। और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 का मान अगर हम कम कर दें तो उसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा, रुकावट ज़्यादा हो जाएगी चालक में। तो इसके अंदर देखते हैं सेकंड की तार की मोटाई पर किसी तार के प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया R समानुपाती 1/A। जब भी अगर कोई संख्या या राशि 1 के नीचे चली जाती है तो वो व्युत्क्रम में हो जाती है 1/A। फिर है नंबर 3, तार के ताप पर। अगर हम ताप बढ़ा दें, किसी भी चालक का अगर ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, मतलब उसमें प्रतिबाधा भी बढ़ जाएगी या रुकावट बढ़ जाएगी चालक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो आइए इसमें हम अंतर देखते हैं। तो पहला है इसके अंदर हमारे पास कि वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहलाती है। तो एक ही दिशा में जो प्रवाहित होने वाली धारा को हम दिष्ट धारा कहेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसका मतलब है कि वो अपनी दिशा को बदलती रहेगी बार बार, अगर एक बार ऊपर है तो फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके की जो धारा होगी उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जिसका अगर धारा की दिशा केवल एक ही हो उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। तो पहला अंतर ये हो गया। सेकेंड और अंतर है, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, जबकि इस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण और दिशा ये दोनों बदलती रहती है, लेकिन दिष्ट धारा के अंदर ये नियत रहते हैं, ये नहीं बदलते। 3 नंबर पर अंतर है इसका सी, कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। अगर हम दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं तो इसमें ऊर्जा की हानि बहुत अधिक होगी, और प्रत्यावर्ती धारा में इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा व्यय होती है। फिर 4 नंबर पर कि ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। हम डीसी को या दिष्ट धारा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते ट्रांसफार्मर की सहायता से, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद है कि इसे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा के द्वारा हम विद्युत लेपन नहीं कर सकते, परंतु प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा हम विद्युत का लेपन कर सकते हैं। और लास्ट है इसका अंतर कि इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, और प्रत्यावर्ती धारा से इससे बैटरी का चार्ज किया जा सकता है। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। तो इस बार भी हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। आज हम सिर्फ केवल यही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और केवल वह क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको चैप्टर वाइज अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि पहले कौन से चैप्टर के हम क्वेश्चन देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।